फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बहुत लोग पैसा गंवा रहे हैं, ज्यादा लेवरेज सिलेक्ट करके, ज्यादा वॉलेट साइज एक ही ट्रेड के अंदर लगा के। तो मेरा उन लोगों को मशवरा ये है कि आप क्या करें, आप क्रिप्टो करेंसी को पहले समझ लें, पहले सीख लें क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ये मार्केट वर्क कैसे करती है, उसके बाद आप उसमें पैसा लगाएं। तो ये सेशन जो है वीडियोस का, लेक्चर्स का सेशन, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, आपने इसके अंदर ट्रेड कैसे लगानी है, आपने प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप पैसा लगा सकते हैं, और आपने इससे पैसा अल्टीमेटली कैसे कमाना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो सीरीज के अंदर, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 भी आएगा, मुख्तलिफ लेक्चर्स आएंगे, इस सारी सीरीज के अंदर मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो सबसे पहले मैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता दूं कि होती क्या क्रिप्टो करेंसी, उससे पहले जो है क्रिप्टो करेंसी से पहले क्या था, जो नोट है करेंसी नोट, इससे पहले क्या निज़ाम होता था, किस तरह हम बिजनेस ट्रांजेक्शन किया करते थे इंसान। तो एक ज़माना ऐसा था कि चीज़ के बदले चीज़, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है, जिसके बारे में आप सब लोग जानते भी होंगे, वो चला करता था। लाइक मेरे पास अगर 2 किलो आम है, तो मैं जाता था, मुझे दूध चाहिए, मैं वो मार्केट में लेके जाता था, मैं कहता था इसके एक प्राइस के इक्वल जो है, इसकी जो वैल्यू है, प्राइस तो नहीं होती थी, इसकी जो वैल्यू है उसके इक्वल मुझे दूध चाहिए। तो मैं 2 किलो आम दे के किलो दूध या 2 किलो दूध उस हिसाब से मैं ले लेता था, इसे कहते थे बार्टर सिस्टम। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक। इसके अलावा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे पास किनू है 1 किलो, मैं कहता था मार्केट में मुझे जी ये अनार चाहिए, मैं 1 किलो किनो दे के 1 किलो अनार ले लेता था। इस तरह बार्टर सिस्टम वर्क करता था, चीज के बदले चीज। तो उसके बाद क्या हुआ, गोल्ड जो है बहुत प्रीशियस मेटल है, गोल्ड चमक रहा होता है ना, तो ह्यूमन जो है शुरू से इसको प्रीशियस समझते हैं, कीमती समझते हैं। तो इंसानों ने क्या किया, गोल्ड को एज ए मोड ऑफ ट्रांजेक्शन यूज करना शुरू कर दिया, यानी गोल्ड को हमने एक स्टैंडर्ड अमाउंट, गोल्ड स्टैंडर्ड जिस तरह कहते हैं, गोल्ड को हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया कि हम इसी के जरिए बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे। अशरफियां जिस तरह आप सुनते होंगे पुराने जमाने में यूज हुआ करती थी। तो हुआ ऐसा कि मार्केट में गया बंदा, उसने गोल्ड लिया, गोल्ड के इक्विवेलेंट उसने जो है गाय ले ली, उसने भैंस ले ली, या कोई भी इस तरह की कमोडिटी या लाइफ स्टॉक उसको चाहिए था, वो ले लेता था। अब इसके बाद क्या सिस्टम शुरू हुआ कि एक बंदा, कोई तेज बंदा होगा, उसने कहा कि ठीक है मैं गोल्ड जो है आपका रख लेता हूँ। लोग उसको गोल्ड जमा कराने लग गए कि यार इतना ज़्यादा गोल्ड हम घर में रखेंगे क्या, फजूल के झंझट है, कुछ चोरी हो गया गोल्ड या गुम गया, क्या फ़ायदा उसका। तो उसने एक बंदे को पकड़ना शुरू कर दिया लोगों ने कि तुम यह गोल्ड रखो, इसको संभाल के रखो, हमें आप पे ट्रस्ट है। ट्रस्टेड बंदा था, उसको गोल्ड रखवा रहे थे वो लोग। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उस बंदे ने क्या करना शुरू कर दिया, उसने गोल्ड जमा करना शुरू कर दिया अपने पास, उसके पास काफी ज्यादा गोल्ड हुआ, उसने जो है थोड़े से सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए थे कि इसको जो है कोई गोल्ड को चोरी ना कर ले। अच्छा, तो उसके बाद उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने रसीद लिखना शुरू कर दी। गोल्ड जिस तरह मैंने उस बंदे को जाके गोल्ड रखवाया, 10 अशरफियाँ रखवा दी, 10 कॉइन्स गोल्ड के मैंने उस बंदे को रखवा दिए। उसने मुझे एक चिट लिख दी कि हाँ इस बंदे ने मुझे जो है 10 गोल्ड रखवाए हैं, 10 अशरफियाँ 10 कॉइन्स गोल्ड की रखती हैं इसने मेरे पास। मैंने वो पकड़ ली। अब हर किसी को उसने इस तरह रसीद लिख के देना शुरू कर दी। अब लोगों के पास रसीदें आ गई, लोग देख रहे हैं कि हाँ यार इस बंदे के पास 10 अशरफियाँ इस बंदे की उस बंदे के पास पड़ी हैं। उसने कहा देख मेरी बात सुनो, मुझे अब चाहिए थे गाय। मैं हर बार गाय की एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज मुझे घोड़ा चाहिए था। मैंने जो है वो जो रसीद थी मेरे पास, मैं गया उसके पास, मैंने कहा भाई मेरे पास एक रसीद है, मैं उसको दूंगा तो वो मुझे इसके इक्विवेलेंट गोल्ड दे देगा। लाइक मेरी 10 अशरफियाँ उस बंदे के पास पड़ी हैं, तुम ये ले लो, तुम ये लो, और ये रसीद लेके तुम उसके पास जाओगे, वो तुम्हें गोल्ड दे देगा, और ये घोड़ा तुम मुझे दे दो। ठीक है, यानी कि वो एक करेंसी नोट बन गया, आप समझ रहे होंगे, वो करेंसी नोट बन गया। उसने वो ले लिया नोट, नोट कह रहा हूँ, जो भी रसीद थी जो उस बंदे ने लिख के दी थी, उसने वो पकड़ी, वो उसने मुझे घोड़े के वो लगाम पकड़ा दी, और वो गया उसके पास, उसने जाके अशरफियाँ ले ली। तो अब जरूरी नहीं है कि वो जाके उस बंदे से जाके, जो उस जमाने का बैंक बना हुआ था, उससे जाके अशरफियाँ ले। उसने क्या किया, उसने वो रसीद पकड़ी, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, कोई चीज़ उसने खरीदी थी, वो गया मार्केट के अंदर, उसने कहा हाँ फलां बंदे के पास मेरी अशरफियाँ पड़ी हैं, जो कि उस ज़माने का बैंक बन गया। उसने कहा कि उसके पास अशरफियाँ पड़ी हैं, आप ये पकड़ो मेरी से रसीद, और जाके उससे अशरफियाँ ले लो। उसने पकड़ ली। इस तरह ये जो करेंसी नोट बन गया और सर्कुलेट करने लग गया मार्केट के अंदर। तो करेंसी नोट का जो वजूद है वो इस तरह आया। अब वो बंदा जो कि उस जमाने का बैंक बना हुआ था, उसकी बैकिंग थी, लोगों का ट्रस्ट था उस बंदे के ऊपर, तो लोग जो है वो कर रहे थे। अब सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है अवाम का गवर्नमेंट के ऊपर होता है।
अब ये काम गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। एक जो गवर्नमेंट होती है किसी भी इलाके की, उसने गोल्ड रखना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने अपने पास, और उसके इक्विवेलेंट जो है करेंसी नोट, जो उनके एम्प्लॉयज थे, उसके काम करने वाले थे, उनको करेंसी नोट्स देना शुरू कर दिया कि ये करेंसी नोट लें आप, और इससे आप आगे ट्रांजेक्शन करें अपने बिजनेस। कोई चीज़ खरीदनी हो वो चीज़ खरीद लें। लेट मी सेट आउट माई माइक। कोई चीज़ खरीदनी हो तो वो कोई चीज़ खरीद लें उससे। इस तरह करेंसी नोट का वजूद आ गया। अब क्या होता है कि इसी तरह करेंसी नोट छापे जाते हैं। होना ऐसे चाहिए कि गवर्नमेंट के पास गोल्ड हो, उसके इक्विवेलेंट वो करेंसी नोट छाप दे। लेकिन अब होना क्या स्टार्ट हो गया कि गवर्नमेंट ने बगैर पीछे गोल्ड रखे उसकी बैकिंग के लिए करेंसी नोट छापने शुरू कर दिए अपनी मर्जी से। जिस तरह गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत हुई, उन्होंने उस हिसाब से मिलियंस ऑफ करेंसी नोट्स छाप दिए। जिसका नुकसान ये हुआ कि मार्केट के अंदर जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस गिर जाती है। यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन शुरू हो गई, इकोनॉमी इन्फ्लेट करने लगी, चीजें महंगी होने लगी, रुपये की वैल्यू गिर गई। आपने सुना होगा खबरों के अंदर कि हुकूमत ने करेंसी नोट इतने ज्यादा छाप दिए हैं जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। इसीलिए बढ़ गई क्योंकि रुपये की वैल्यू गिर गई। जो चीज ज्यादा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसकी प्राइस जो है उसके अंदर डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो इस तरह शुरू हो गया। उसके बाद इवन अमेरिकन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट तकरीबन इस तरह नोट छाप रही है। पीछे गोल्ड नहीं है लेकिन उसके आगे जो है उन्होंने नोट छापने शुरू कर दिए। अब मैं आपको पुराने एग्जाम्पल के पास लेके जाऊंगा। वो जो बंदा था जिसके ऊपर सारे ट्रस्ट कर रहे थे, अब उसने क्या किया, उसके पास लोगों का ट्रस्ट था, उसके पास उसने अपनी तरफ से रसीदें लिखना स्टार्ट कर दी कि ये रसीद जो है मेरे पास 20 अशरफियाँ पड़ी हैं। वो रसीद ले गया मार्केट के अंदर, उसने वो रसीद चला दी। वो बड़ा खुश हुआ कि हाँ जी मेरी तो रसीद चलने लग गई है। उसने इस तरह रसीदें लिखना शुरू कर दी। यही हिसाब आजकल की गवर्नमेंट का है कि बगैर उनके पास गोल्ड पड़े वो रसीदें लिखने लग गए हैं कि हमारे पास गोल्ड है, और उसके इक्विवेलेंट नोट जो है करेंसी मार्केट में लाने लग गए। डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उस चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ा दी जाए तो उस चीज़ की प्राइस कम हो जाती है, उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। जिस तरह आप बकरा मंडी जाते होंगे बकरा लेने के लिए ये बड़ी ईद के ऊपर, आप क्या करते हैं, आप जब जाते हैं आप देखते हैं अगर बकरे बहुत ज़्यादा खड़े हैं और बायर्स बहुत कम है तो बकरों की सप्लाई ज़्यादा हो गई ऑटोमेटिकली, तो बकरों की प्राइस नीचे आ जाती है। उनका जो नखरा होता है जो व्यापारियों का वो नीचे आ जाता है। इसी तरह अगर बकरे कम खड़े हों, बायर ज़्यादा हों, खरीदने वाले ज़्यादा हों, तो उनका नखरा बढ़ जाता है, उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं। वो जो 30-40 हज़ार का बकरा वो आपको 70-80 हज़ार का देंगे। ये है डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट। सप्लाई ज्यादा तो प्राइस कम, सप्लाई कम तो प्राइस ज्यादा। इसी तरह जो गवर्नमेंट है वो जब नोट छापती है तो सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। लाइक अगर पीकेआर रुपीज के नोट छापे गए बहुत ज्यादा, सप्लाई ज्यादा हो गई तो डॉलर की प्राइस बढ़ गई, रुपीज की प्राइस कम हो गई उसके इक्विवेलेंट। इस तरह होने लग गया। अब अब एक बंदा था जापान का सतोशी नाकामोटो। उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये बहुत गलत सीन है कि अगर इस तरह होता रहा तो इन्फ्लेशन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये बैंकिंग सिस्टम जो है ये कोलैप्स कर जाएगा। उसको इसका हल सोचना पड़ा। उसने इवेंचुअली एक ऐसा प्रोजेक्ट निकाला, ऐसा सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप इसको, सॉफ्टवेयर निकाला, ब्लॉकचेन का सिस्टम निकाला। ब्लॉकचेन के सिस्टम के ऊपर एक बिटकॉइन का एक वजूद क्रिएट कर दिया। यानी कि एक सॉफ्टवेयर कह लें, प्रोग्राम कह लें, जो मर्जी आपने कहना कह लें, बिटकॉइन मैं उसको कहूंगा बिटकॉइन लॉन्च कर दिया। अब बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। सप्लाई लिमिटेड होने से ये होगा एक टाइम आएगा इसकी जो सप्लाई मार्केट में आ रही है वो बंद हो जाएगी। जब वो सप्लाई बंद हो जाएगी तो कोई माही का लाल, कोई भी उसकी सप्लाई, कोई नया बिटकॉइन मार्केट में नहीं आएगा। जो मार्केट के अंदर बिटकॉइन सर्कुलेट कर रहे हैं वही बिटकॉइन मार्केट के अंदर होंगे, उसके अलावा कोई बिटकॉइन मार्केट के अंदर सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। तो यानी कि सप्लाई पे लिमिट लगा दी, सप्लाई लिमिटेड होगी, उससे ना ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी ना सप्लाई कम होगी। ये सीन समझ आ गया आपको। अच्छा, तो बिटकॉइन की सप्लाई नॉर्मल होगी तो इन्फ्लेशन नहीं हो सकती। अगर बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड यूज किया जाएगा तो उससे इन्फ्लेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लाइक बिटकॉइन की वैल्यू स्टेबल हो जाएगी एक जगह पे जाकर। आप कहेंगे वोलेटाइल बहुत है बिटकॉइन, कभी प्राइस ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है। वो इसलिए जब किसी भी कोई भी चीज नई नहीं आती, स्टॉक मार्केट जब नई नहीं आई थी बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी, कभी ऊपर जा रही कभी नहीं, लोगों ने बहुत पैसा डुबोया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन इवेंचुअली स्टॉक मार्केट की प्राइस नॉर्मल हो गई। इसी तरह बिटकॉइन की प्राइस भी नॉर्मल हो जाएगी एक टाइम पे जाके, और एक टाइम पे जाके इसकी प्राइस बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी जब ये मोड ऑफ पेमेंट यूज होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये थी बिटकॉइन की स्टोरी, किस तरह बिटकॉइन वजूद के अंदर आया। अब ये सिस्टम है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन का जो निज़ाम है मैं आपको अगली वीडियो के अंदर समझा दूंगा ब्रीफली कि ब्लॉकचेन वर्क कैसे करती है, कि ब्लॉकचेन के ऊपर ये हम ट्रांजैक्शन जो करते हैं इसकी वेरिफिकेशन कैसे होती है। ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बड़े सिंपल वर्डिंग के अंदर समझा दूंगा, ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए कि बिटकॉइन और ये ब्लॉकचेन वर्क कैसे करता है। अच्छा, अब बिटकॉइन की मार्केट, आपको बिटकॉइन समझ आ गया आपको, बिटकॉइन मार्केट के अंदर आ गया। अभी इसकी सप्लाई कंटिन्यूसली बढ़ रही है और हर 4 साल के बाद इसकी सप्लाई आधी हो जाती है। आधी मतलब इसकी जो नए बिटकॉइन बन रहे हैं वो हाफ हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर इस साल जो है 4 बिटकॉइन मार्केट के अंदर आ रहे हैं, हमने लॉन्च कर रहे हैं, तो न्यू बिटकॉइन बिल्कुल नए सिरे से 4 साल बाद वो बिटकॉइन 2 हो जाएंगे, उसके 4 साल बाद वो बिटकॉइन 1 हो जाएगा, एक बिटकॉइन मार्केट में नहीं आएगा, उसके अलावा मार्केट में कोई बिटकॉइन नहीं आएगा। सो इस तरह बिटकॉइन जो है वर्क करता है। मुझे उम्मीद है आपको पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा, और बिटकॉइन कैसे बना था, सतोशी नाकामोटो ने कैसे बिटकॉइन बनाया था, वो सारा समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो बिटकॉइन ही नहीं, इसके साथ और बहुत सारे प्रोजेक्ट है। इसके साथ इथीरियम आया, इथीरियम के बाद डॉट, और इस तरह चलते रहे प्रोजेक्ट। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है, मोर देन 300 400 थाउजेंड ऑफ प्रोजेक्ट जो है मार्केट के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर आ गए हैं, जिनके अंदर से ऑथेंटिक जो है वो कुछ नहीं है, ज़्यादातर फेक है। फेक से मुराद ये कि किसी ने भी उठ के जो है ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट बना दिया। तो आप ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है प्रॉपर रिसर्च करें अपना पैसा किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लगाने से पहले। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा, काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि बिटकॉइन कैसे बना था, बिटकॉइन जो है वो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या, फाइनेंसिस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये कैसे तकलीफ हुआ था और इससे पहले क्या था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्दर बिटकॉइन के बारे में, कि बिटकॉइन पे ट्रेड कैसे की जाती है, कौन कौन से एक्सचेंज है, एक्सचेंजेस क्या होता है, लेवरेज क्या होता है। ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा।